lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with a new chapter. Maths का Euclid's Geometry start कर रहे हैं. So ये chapter ना बड़ा ऐसा सा है, बड़ा easy simple सा chapter है, but इसका अच्छे से introduction करेंगे, किस टाइप के questions आ सकते हैं, सब discuss करेंगे. Let's get started. So ये जो word Euclid's है, ये basically एक नाम है. So Euclid's Geometry मतलब इनकी geometry, इन्हों क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे हम जितनी चीजें पढ़ेंगे ना, ये तब की बात है जब ये पॉइंट, सर्कल, लाइन, सेगमेंट या स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था. ठीक है. सो यूक्लिड वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री. सो इनको बोलते हैं भाई फादर ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है. चलो आते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया भाई. सो स्टार्ट करते हैं. इन्होंने ना कुछ डेफिनेशंस दी, जैसे मैंने बताया कि ये सब चीजें पहले नहीं डिस्कवर हुई थी, तो तब की ये डेफिनेशंस है. सो एनीथिंग विच हैज नो कंपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉइंट. अब उन्होंने जैसे एक पॉइंट है, अब तो हमें पता है पॉइंट बोलेगा, हमें पता है ये पॉइंट है, या ऐसे बना दिया ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अब तो हमें पता है. लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया था कि ऐसी कोई चीज जिसका कोई कंपोनेंट नहीं है वो पॉइंट होता है. देन उन्होंने बोला अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड लाइन. अब उन्होंने लाइन को कैसे डिफाइन किया कि लेंथ तो है लेकिन उस चीज की कोई ब्रेथ नहीं है. ब्रेथ नहीं है मतलब लेंथ ही है सिर्फ, तो वो लाइन हो गया. सो ये सारी उनकी डेफिनेशंस थी. ठीक है. आगे उन्होंने क्या बोला, द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स विच मेक इट लाइन सेगमेंट. सो उन्होंने लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन किया कि भाई एक लाइन के जो एंड पॉइंट्स है, जहां वो खत्म हो रही है, वो एंड पॉइंट जब आ जाते हैं सो वो एक लाइन सेगमेंट हो जाता है. जैसे आपको पता होगा ना, जब भी हम लाइन की बात करते हैं, लाइन इस तरीके से होती है, मतलब यहां भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है. जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, मतलब उसके एंड पॉइंट्स जो हैं फिक्स है. जैसे अगर 5 सेंटीमीटर की है तो वो लाइन सेगमेंट है. ठीक है, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स फिक्स हैं. ठीक है. इसी तरीके से रे होता है, वहां जहां पे एक पॉइंट फिक्स होता है और एक आगे जितना मर्जी टर्मिनेट हो सकता है. ठीक है. तो लाइन सेगमेंट, रे. ठीक है. अब आगे इनका देखते हैं भाई. इफ अ लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन. अब भैया अगर वो कह रही है इवनली, अगर उस पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो लाइन लाई करेगी, तो वो यहाँ पे क्या बन गई, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. देन एनी ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली इज कॉल्ड सरफेस. अब सरफेस कैसे डिफाइन किया, जैसे सरफेस हो सकता है, यहाँ पे ये मेरे पास एक नोटबुक है. ठीक है. ये इसका क्या है, सरफेस है. आप देख लो, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है. सो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी कोई चीज उन्होंने बोला जिसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, उसको हम बोलते हैं सरफेस. ठीक है. द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स. अब वो कह रहे हैं अगर कोई सरफेस है, उसके अगर आप एजेस देखोगे तो वो एजेस क्या है, ये भी लाइन्स हैं. ठीक है बच्चे. लास्ट उन्होंने बोला अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ. उन्होंने बोला एक प्लेन सरफेस क्या होगा, जो कि लाई करेगा इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ. सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो भाई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन. सो ये क्या है हमारा, एक प्लेन सरफेस. बट ये सारी जो डेफिनेशंस है ना, इन्होंने तो ये सारी डेफिनेशंस दे दी, बट though Euclid defined a point, a line and a plane, the definitions are not accepted by mathematicians. Therefore these terms are now taken as undefined. So ये जितनी terms हमने अभी पढ़ी है, ये सारी terms क्या है, आज तक भी इनको undefined terms बोलते हैं हम. ठीक है. चल आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे यहाँ पे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स. क्या होता है ये, देखो जब हम एक्सियोम्स की बात करते हैं, सो कॉमन नोशंस व्हिच वर assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to ज्योमेट्री. मतलब एक्सियोम्स की जब हम बात करते हैं ना, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स में हर जगह अप्लाई होता है. अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ये थ्रू आउट ऐसी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस बेसिकली बोल जाए ऐसी चीजें हैं जिनको सच माना जाता है. अभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है. सो वो बेसिक सी ही चीजें हैं, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ बहुत नया नया था. और जब हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, दीज अजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ. सो ऐसी चीजें जो अजम्पशंस थी बट एक्चुअल में क्या है, वो ही सच्ची चीजें हैं. ठीक है. जैसे अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर अभी समझ नहीं आ रहा एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होता है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सियोम से. फर्स्ट है हमारे पास
things which are equal to the same thing are equal to one another. जैसे अगर मैं बोलती हूँ बच्चे A इक्वल है B के, इफ आई से A इज इक्वल टू B एंड मैंने बोला और जो B है ना वो C के इक्वल है, अब A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो भैया सिंपल सी बात है ना कि A और C भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखो जरा एक एग्जांपल। अगर मान लो A कोई एंगल है, ठीक है, और ये एंगल A हमारा लेट्स सपोज 30 डिग्री का है, जस्ट अ मिनट। सो एंगल ए अगर हमारा 30 डिग्री का है, अब ए बी के इक्वल है मतलब बी भी 30 डिग्री का हो गया, अब बी सी के इक्वल है तो मतलब सी भी 30 डिग्री हो गया। सो ऑब्वियसली हमारा ए सी दोनों ही 30 है तो वो भी तो आपस में इक्वल हो गए। सो दैट मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर दो चीजें एक सेम चीज के इक्वल हैं सो वो आपस में भी इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे बी वो सेम चीज है, ए बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो भैया ए सी भी आपस में इक्वल होंगे। बेसिक सी चीजें है ये, ठीक है। आगे देखो बच्चे, सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास नंबर था 6, यहाँ पे भी 6 नंबर था, सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये अभी इक्वल नंबर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, अब इन दोनों में एक इक्वल नंबर ऐड कर देते हैं। मान लो यहाँ मैंने 2 ऐड कर दिया, इधर भी मैंने 2 ऐड कर दिया, तो क्या किया, इक्वल नंबर्स में इक्वल चीज ऐड कर दी। अब जो आंसर आपको मिलेगा 6 + 2 8, 6 + 2 8, तो वो भी तो सेम ही मिलेगा। भाई दो चीजें, अगर जैसे दो बच्चों का एग्जांपल ले लो, उसके पास 5 मार्बल्स थे, इसके पास भी 5 मार्बल्स थे, अब मैंने दोनों को अगर 2-2 मार्बल्स और दे दिया तो दोनों के पास अभी भी तो बराबर मार्बल्स ही होंगे। सो देयरफॉर इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, बेसिक नोशंस है, असम्पशंस है विच आर ऑब्वियसली ट्रू, ठीक है। चलो थर्ड देखो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम चीज है, सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास नंबर 6 है, इधर नंबर 6 है, अब की बार बस वो प्लस की बात नहीं कर रहे, माइनस की बात कर रहे हैं। सो अगर मैंने इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो जरा 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो भैया आप देख सकते हो आप इक्वल में से इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। बेसिक चीजें है बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ है हमारे पास things which coincide with one another are equal to one another। जैसे मेरा ये हैंड है, ठीक है, और ये हैंड है, अब अगर मैं इस हैंड के ऊपर इस हैंड को रखती हूँ एंड ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे दोनों हाथ बराबर है। इसी तरीके से मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी 5 सेंटीमीटर की, अब मैं कह रही हूं इसके ऊपर एक और लाइन है जो बिल्कुल इसको कोइंसाइड करती है। तो आप कहोगे भाई जो पिंक लाइन है वो इक्वल है व्हाइट लाइन के, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो इक्वल है। सो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे है द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास एक चपाती है, आपने उसमें से एक बाइट तोड़ ली। अब जो आपने बाइट तोड़ी है वो इसका पार्ट है, उस पूरी होल चपाती का पार्ट है वो बाइट। सो भैया वो बाइट क्या उस चपाती से बड़ी हो सकती है? नहीं, वो उससे छोटी ही रहेगी। या इसको ऐसे समझ लो, एक पूरी लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, ए से लेके बी तक, ए बी एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की। अब मैंने कहा इस लाइन में से ना मैंने इतना सा पार्ट निकाल लिया। अब अगर मैंने जो इतना सा पार्ट निकाला, ये पार्ट हमेशा इस पूरी लाइन से छोटा ही होगा। सो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सो ये जो होल है वो हमेशा बड़ा होगा इसके किसी भी पार्ट से। आप चाहे कितना बड़ा पार्ट ले लो, मान लो यहां से लेके यहां तक का पार्ट ले लो, तब भी वो पूरे से तो छोटा ही होगा। द होल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है, सिंपल है ये भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे 6th है हमारे पास थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ऐसी चीजें जो किसी डबल के सेम है, जैसे इफ आई राइट ये 4 है, ये 2 का डबल है, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा ये भी 2 का डबल है। सो अगर ये 2 का डबल है, ये भी 2 का डबल है, सो दे आर इक्वल। अब ये जिसका डबल है, किसका डबल है? 2 का। ये किसका डबल है? 2 का डबल है, तो आपस में सेम ही होंगे। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर मैंने बोला ए इक्वल है ट्वाइस ऑफ बी के, ठीक है, मान लो एंगल ए मैं बोल रही हूं एंगल बी का
ट्वाइस है, एंड मैं बोल रही हूँ एक एंगल सी है वो भी एंगल बी का ट्वाइस है। इसका मतलब मान लो भाई मेरा एंगल बी 20 डिग्री है, सो दैट मीन्स 20 का डबल ट्वाइस है, कितना हो गया, एंगल ए 40 डिग्री हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, 20 है, 20 का डबल 40 डिग्री, तो एंगल सी भी 40 है। सो अगर ये दोनों किसी चीज के डबल के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। फिर से पढ़ते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जब सेम चीज के डबल के इक्वल हैं वो, तो आपस में भी इक्वल होंगे। एंड इसी का ही बिल्कुल सेम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे एंगल ए हमारा एंगल बी का हाफ है, सिमिलरली एंगल सी हमारा एंगल बी का हाफ है। सो भाई यहां से हम कह सकते हैं ना कि एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होगा। एंगल बी मान लो भाई 40 डिग्री है, 40 डिग्री का हाफ किया कितना आया, 20 डिग्री, तो एंगल ए 20 डिग्री है। इसी तरीके से ये भी 40 है, इसका हाफ किया तो एंगल सी भी 20 आ गया। सो ऑटोमेटिकली एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए। बहुत बेसिक सी चीजें हैं भाई। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है, अच्छा ये ध्यान रखना ये सिर्फ ज्योमेट्री में आए, ज्योमेट्री की चीजें आए इसमें। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सो अगर आपके पास एक स्ट्रेट, मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी और अलग अलग पॉइंट है, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ले लेते हैं भाई एक स्ट्रेट लाइन। सो यहां से आप एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, यहां से इस पॉइंट से, एंड देन यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बन गई, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बन गई। सो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किस कहीं भी एक और पॉइंट है तो वहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। गॉट इट, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड वाला देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। सो अगर आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन किस तरीके से होती है, इस तरीके से। सो दैट मीन्स इसको आप इनफिनाइटली कहीं तक भी, इनडेफिनेटली कहीं तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सर्कल, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सो सर्कल की बात करें, वो कह रहे हैं एक सर्कल को आप किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से बना सकते हो। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस ही चीज है, आपके पास एक कंपास है, उसको जितना खोलोगे उतनी उसकी रेडियस बनेगी, तो कंपास को जितनी मर्जी खोल लो, इतना बड़ा सर्कल बना लो, यहाँ पे सेंटर लेके इतना बड़ा बना लो, छोटा बना लो, ऐसे बना लो, किसी भी, मतलब एक सर्कल को आप किसी भी सेंटर और कितना भी रेडियस का बना सकते हो। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कह रहे जितने भी राइट एंगल्स है, कहीं भी राइट एंगल बन रहा हो, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑब्वियसली भाई ये एक राइट एंगल है 90 डिग्री का, सिमिलरली यहाँ पे अगर एक राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इधर एक राइट एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है। टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी कैसा भी बनेगा, जब भी एक राइट एंगल बनेगा वो कैसा होगा बच्चे, 90 डिग्री का होगा। तो सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आ जाओ जरा फिफ्थ नंबर वाले पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं जरा पहले इसको। If a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than the two right angle, so पढ़ने में बहुत confusing सा लगेंगे, साथ साथ फिगर बनाते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहते हैं। If a straight line फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है भाई, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, और एक स्ट्रेट लाइन को इसके ऊपर कर दिया। अभी हम ऐसे देखते हैं, हमें पता है कि जब ऐसे दो लाइंस होती है और एक लाइन को क्रॉस करके जाती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और अगर कुछ एंगल्स इक्वल हों तो भैया ये पैरेलल होती है लाइन, तब ये ट्रांसवर्सल के अगर कुछ एंगल्स इक्वल है। सो ये सब हमने बाद में पढ़ा, लेकिन अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम ये नई चीज है, उस टाइम पे ये सब चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है भाई। सो दो स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन से बनेंगे। ये एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक इंटीरियर एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो ये चार इंटीरियर एंगल है, एंड यहाँ पे बोला है ऑन दी सेम साइड। तो सेम साइड मतलब या तो ये हो गए, ये एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे, या हमारे पास एक ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है जो सेम साइड पे है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than
टू राइट एंगल्स। तो यहाँ पे टेकन टुगेदर का क्या मतलब है भाई, ये एंगल, ये 1 और 2 है, टेकन टुगेदर मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात कर रहे हैं, या ये अगर 3 और 4 है तो टेकन टुगेदर मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये बात हो रही है। आगे उन्होंने बोला लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स क्या होगा, एक राइट एंगल कितना होता है बच्चे, 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल की बात करिए, 90 प्लस 90 180 डिग्री की बात हो रही है। सो सिंपल वो ये बोल रहे हैं कि भाई इंटीरियर एंगल सेम साइड के साथ में लिए, उसका सम किया और 180 डिग्री से कम है, या तो ये 1 + 2 कम होगा 180 डिग्री से, या ये 3 + 4 कम होगा 180 डिग्री से, ठीक है, जो भी होगा, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than टू राइट एंगल। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको कंक्लूड करके बोलूं तो ये बोला गया बच्चे कि दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, अब सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एक है एंगल 1 एंगल 2, ये पेयर है, इसका सम, या एंगल 3 और 4 इसका सम, इन दोनों में से जिसका भी सम लेस देन 180 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पे तो हमें देख के पता चल ही रहा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे ना तो वो लेस देन 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ना बच्चे कि इधर से जब मैं लाइन एक्सटेंड करूंगी तो ये मीट करेगी, और उन्होंने यही बोला इस पोस्टुलेट में कि जहां पे भी एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ को अगर आप लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वो आपस में जाके मीट करेंगे। तो अगर हम इन लाइंस को ऐसे करके, चलो ऐसे यहाँ ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है बच्चे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे आ रही है इस तरीके से कि जो उसके इंटीरियर एंगल, सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम जिस भी साइड पे 180 डिग्री से कम होगा उस साइड पे अगर आप लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको कर लेना। आई होप समझ में अब आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है लेकिन वैसे ही इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है वीडियो को थोड़ा सा बैक करना एंड फिर से एक बार सुनना, समझ में आ जाएगा, इजी चीज है, ठीक है। चलो अब एक बात कर लेते हैं एक्सियोम 5.1 की। इसमें क्या बोला गया है, given two distinct points there is a unique line that passes through them। अब आपको बोल दिया कि जैसे मैं बोलूं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां से बच्चे सिर्फ एक ही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ले जाती हुई क्रॉस करेगी। ओनली अ सिंगल लाइन इज पॉसिबल। इसके अलावा आप किधर से भी कर लो, हाँ इस पॉइंट से लाइन जा सकती है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है, इससे ये देखो कितनी सारी लाइंस पॉसिबल है, सिंगल पॉइंट से बहुत सारी पॉसिबल है। लेकिन ऐसी लाइन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्रॉस करे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है। सो अगर दो गिवन पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अभी हमने एक पढ़ा था पोस्टुलेट, जिसमें हमने पहला पोस्टुलेट पढ़ा था कि भाई आपके पास एक गिवन पॉइंट है एंड कहीं पे भी अगर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप इस पॉइंट से यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पॉइंट है तो इधर बना सकते हो। सो एक पॉइंट से कितनी भी आप बना सकते हो अलग अलग जगह पे पॉइंट लेके। लेकिन अगर दो पॉइंट फिक्स कर दिए बच्चे तो वहां से सिर्फ एक ही लाइन है जो पास हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज है थ्योरम। अच्छा फर्क क्या है एजियोम और हम ये पढ़ के तो आगे पोस्टुलेट क्या है कि ये अजम्पशंस हैं या कॉमन नोशंस है जो कि हमें पता है। जैसे होल जो है वो बड़ा होगा पार्ट से, ये बेसिक चीज़ है, सबको पता है। लेकिन ये क्या है, इनको हम फिर भी एग्जियोम और पोस्टुलेट का नाम ले रहे हैं। जब हम थ्योरम वर्ड यूज करते हैं बहुत सारे सर्कल्स चैप्टर में, ट्राइंगल्स चैप्टर में हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। जो थ्योरम का मतलब ये है कि ये थ्योरम कैसे बनी कि इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हो, इसीलिए वो थ्योरम बन गई। ठीक है, चलो थ्योरम 5.1 टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अब अगर दो अलग अलग लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, क्या मुझे एक बात बताओ, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इनका एक कॉमन पॉइंट है, क्या इस तरीके से आप इन लाइंस को बना सकते हो कि इनके दो कॉमन पॉइंट आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके देख लो, एक मैंने ऐसे बना दी, एक बिल्कुल पास से बना देती हूँ कि देखती हो और कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब भी इंटरसेक्ट करेगा बच्चे वो एक ही पॉइंट पे करेगा। सो टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। सो दो लाइंस का
एक कॉमन पॉइंट ही हो सकता है, ये बोला गया है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, मतलब चैप्टर को खत्म कर देते हैं क्योंकि चैप्टर का हो गया एंड। इतने ही टॉपिक थे, बस इतनी सी चीजें थी। क्वेश्चंस भी इसके बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है, बट ऐसे चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसलिए ऐसे नहीं लेना कि चल छोड़ इस चैप्टर में क्या करना है, ध्यान से करना है ताकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आप फुल मार्क्स लेके आओ। ठीक है, सो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटे आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल्स है इसमें, सो एक ही वीडियो में निपटा देंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।